हेलो एवरीवन। पीयूष त्रिपाठी नाम है मेरा। बच्चों, हम जो चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, कोई नई बात तो मैंने बता नहीं दी। और इस चैप्टर में कुछ लास्ट जितने भी हम लेक्चर्स कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। मतलब काफी दिनों से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि उसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस टॉपिक में भैया हम पहुंच गए, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, इस लेक्चर में हमने समझा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कायरल कार्बन होना चाहिए या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, बात एक ही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कवर कर ली थी। कुछ छोटे मोटे मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे, कायरल कार्बन और एकायरल कार्बन वाले, तो वो हो चुके हैं आपके, उतना काम आपका हो चुका है। अब आज जो हमारा लेक्चर रहेगा बच्चों, इसमें हमें क्या क्या सीखना है। इसमें हमें सीखना है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। आई होप कि तुम लास्ट वीडियो देख चुके होगे, क्योंकि अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं लगने वाला। मैं लास्ट जो लेक्चर है उससे रिलेट करके ही इस लेक्चर को पढ़ाऊंगा, तो तुम प्लीज़ उसको देख के फिर इस वीडियो को देखना। तो मुझे आज जाना है इनैंशियोमर्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि रेसमाइजेशन क्या होता है। रेसमाइजेशन क्या होता है, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसमाइजेशन और रेसमिक मिक्सचर एक दूसरे से रिलेटेड है, वो तो शब्द से ही पता चल रहा है, रेसमिक मिक्सचर। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम आइडिया लगाएंगे इन्वर्जन और रिटेंशन पर। तो इतनी चीज़ें मुझे पढ़नी है। अब जब इतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो इसके एडिशनल में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि तुम वहाँ तक बने रहो तो तुम्हारा ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। बाकी तो चीज़ें तुम्हें मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करें इससे पहले एक काम करते हैं, लास्ट लेक्चर पर बेस्ड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल्स। नीचे कुछ पेयर दिए गए हैं, देखो ये पेयर्स में दिए गए हैं कंपाउंड, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कायरल है कौन सा ए कायरल है। कायरल की कंडीशन क्या होती थी, कायरल मॉलिक्यूल वही कहलाएगा जिसमें एटलीस्ट कोई एक कार्बन ऐसा हो जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सेंटर में है कार्बन, एक CH3 से, एक ब्रोमीन से, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से। यस, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कायरल। और इसमें देखते हैं दो Br से हो गए तो वैसे ही एक आयरल हो गया, ठीक है, एक आयरल। यहाँ देखते हैं भाई, इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो एक जुड़ा हुआ है मेथिल से। एक किससे जुड़ा हुआ है, मेथिल से। और एक क्या हो जाएगा, एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपिल। तो एक किससे हो गया, प्रोपिल से। एक हाइड्रोजन से और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। भैया इसमें भी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा कायरल। इसमें देखते हैं एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोक्सिल से, लेकिन देखो एक और दो ये भी एथिल है, और एक और दो ये भी क्या हो गया, एथिल। तो भैया ये क्या हो गया, एक आयरल हो गया, एक आयरल। ठीक है, तो हमने अभी तक जितने सवाल किए उसमें आसानी से पेयर को ढूंढ पाए हैं कि कौन सा कायरल है और कौन सा एक आयरल है। आइए नीचे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर तुम देखते हो तो इसको डायरेक्ट मत करना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपनली बना लेना। तो सबसे पहले बनाया CH3। अब ये जो जिससे Br लगा हुआ है इसको ओपन करके बना लो, क्योंकि बाकी सब में तो CH2 CH3 ये दिख ही रहा है। मतलब H2 लगा है अगर किसी के साथ CH2, मतलब दो वैलेंसी तो वैसे ही सेम हो गई। CH3 लिखा हुआ है मतलब तीन वैलेंसी तो वैसे ही सेम हो गई हाइड्रोजन की वजह से। तो इसको ही देखो जिसमें डाउट है। इधर Br हो गया, इधर H हो गया, इधर क्या चलेगा भाई, इधर चलेगा CH2 CH3। आइए देखते हैं क्या कहानी हुई इसमें। देखो एक मेथिल, एक एथिल, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, कायरल। ये हो गया हमारा कायरल, ये वाला हो गया कायरल, ठीक है। दूसरा वाला अगर देखें तो उसको भी बना लेते हैं, CH3 CH2 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 और Br ना, ये तो चार CH2 और एक Br। तो जिस पे Br है उसका कार्बन ओपन कर लो। तो भैया नहीं हो सकता, क्योंकि दो देख पा रहे हो साफ साफ, दो हाइड्रोजन तो दिख ही रहे हैं हमें, तो इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है
जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से हों, तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल। ए कायरल, यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया, ए कायरल। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से हमने कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो हमारा आज का एजेंडा है। चलिए पहला एजेंडा हम लिख देते हैं, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, तो बेटा आइसोमर्स तो आप जानते ही होंगे। आइसोमर्स में स्ट्रक्चर, आइसोमर्स कैसे होता था। अगर हम बात करें इनैंशियोमर्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा आइसोमर्स को जान लेते हैं। ठीक है, आइसोमर्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो आइसोमर्स में क्या होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। कोई भी ये नहीं बोलेगा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बोला जाता है, बता रहे हैं अभी। अब आइसोमर्स दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, और एक होता था स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल एक होता था स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल बहुत सारे पार्ट में होता था, इसमें आप लोग को याद होगा बहुत टाइप के मैंने बताए थे, टॉटोमेरिज्म वगैरह इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, ग्रुप आइसोमेरिज्म और ब्रांच आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट था। स्टीरियो आइसोमर्स दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस का जानकारी लेते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस का। और दूसरा होता है यही जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ही जो होते हैं यही इनैंशियोमर्स होते हैं। बताते हैं अभी आपको कि कैसे काम करता है, आइए देखते हैं इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स क्या होता है, लेट सपोज मेरे पास कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कुछ ऐसा है, बता रहे हैं रुको। एक कार्बन है, इधर CH3, इधर Br, इधर OH और इधर H। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है हमारा। तो इसी का हमने एक ले लिया, जैसे जाहिर सी बात है ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब जब कभी ये वाला चीज तुम पाओगे, इसका नाम पहले देखो क्या बनेगा, नाम नाम इसका बनेगा 1 ब्रोमो, देखो 1 2 दो कार्बन गिनेगा, 1 ब्रोमो एथेनॉल, 1 ब्रोमो, क्योंकि दो कार्बन है तो इसका हो जाएगा एथेनॉल, 1 ब्रोमो एथेनॉल। तो ये जो 1 ब्रोमो एथेनॉल अगर तुम कहीं पे मैन्युफैक्चर करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम 1 ब्रोमो मेथेनॉल जब तुम मैन्युफैक्चर करोगे तो तुम्हें बहुत कम ही चांस है कि केवल एक तरीके के ऑप्टिकल रोटेशन वाला 1 ब्रोमो मेथेनॉल मिले। हो सकता है एक टाइप वाला भी हो सकता है, वो कैसे जान पाएंगे, धीरे धीरे भी सब समझ में आ जाएगा लेक्चर के लास्ट तक। तो हम ये मान के चलते हैं मेरे पास जो ये 1 ब्रोमो एथेनॉल है, इसका मेरे पास दोनों वर्जन है। एक है लीवो रोटेटरी 1 ब्रोमो, लीवो रोटेटरी 1 ब्रोमो एथेनॉल, और एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी 1 ब्रोमो एथेनॉल। तो जो इसका लीवो वाला वर्जन है और जो इसका डेक्स्ट्रो वाला वर्जन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे इनैंशियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स जो दोनों होते हैं, इनकी एक और खास बात है कि जब इनको हम ज्योमेट्रिकली अरेंज करते हैं स्पेस में तो ऐसा लगता है कि दोनों जो इनैंशियोमर्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ही होंगी, मतलब दोनों ऐसा लगेगा कि सुपर इम्पोज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हो जाने वाले होते अगर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही ना होते। ज़्यादा इस बात में मत फंसना, बस सुन के आगे निकल जाना। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इनैंशियोमर्स। इस पेज को तो पहले ही मैंने ऐसे रफ बताया है, इसको रफ कर लो। ये पेज पूरा मेरा क्या है, रफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होना है। इनैंशियोमर्स तो समझ में आ गया। अब आइए आपको समझाते हैं रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और इस पे कोई ये है एक रिएक्टेंट, समझना मेरी बात ध्यान से। रिएक्टेंट है और इस पे अटैक किया किसी रिएजेंट ने, ठीक है, सुनते जाओ खाली मेरी बात। रिएक्टेंट था, उस पर अटैक किसने किया, रिएजेंट ने। अब इससे ऑब्वियस सी बात है मेरा बना प्रोडक्ट, मेरा कुछ ना कुछ एक कंपाउंड बना होगा। और लेट सपोज ये जो कंपाउंड बना है ये कैसा कंपाउंड बना है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना है। रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट लिख दो ना, ज़्यादा सही रहेगा। सबस्ट्रेट पे जब रिएजेंट ने अटैक किया तो बना एक कंपाउंड, हमने मान लिया वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो अगर ये रिएजेंट जो अटैक किया होगा, मान लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और SN1 मैकेनिज्म हो रही है। कौन सी मैकेनिज्म हो रही है,
SN1 मैकेनिज्म। तो ऐसे में होता क्या है, सबस्ट्रेट पे जो रेजेंट का अटैक हुआ है, इससे जो हमें कंपाउंड रिसीव हो रहा है, अब जाहिर सी बात है सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल तो है नहीं केवल, जो भी तुम सबस्ट्रेट ले रहे हो, जो भी कंपाउंड ले रहे हो, उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होगा, लगभग 50% जो हमारा कंपाउंड होगा, 50% वो एक तरीके की ज्योमेट्री पजेस करेगा, मतलब वो एक तरीके का रोटेशन शो करेगा, और बचा हुआ 50% एक तरीके का ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। तो जो 50% मान लिया कर रहा है लीवो, तो 50% क्या शो करेगा, डेक्स्ट्रो। और ऐसा मिक्सचर, देखो यहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमें मिला है, इस कंपाउंड में 50% एक तरीके का है, 50% एक तरीके का है, मतलब 50% लीवो और 50% डेक्स्ट्रो है। तो इस तरीके का जो हमारा मिक्सचर होता है, एक तरीके का मिक्सचर ही तो होगा ना। इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के मिक्सचर को हम लोग नाम देते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या नाम देते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और ये जो प्रोसेस रही है रेसमिक मिक्सचर के बनने की, रेसमिक मिक्सचर बनने की जो प्रोसेस रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन। जैसे SN1 मैकेनिज्म जो है, SN1 मैकेनिज्म अगर किसी कंपाउंड किसी भी रिएक्शन में हो रही है, SN1 मैकेनिज्म, और उससे बनने वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उससे बनने वाला कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रेसमाइजेशन। आई होप तुम्हें बात मेरी पल्ले पड़ रही होगी। हम बार बार SN1 का नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हमने तुमको SN1 मैकेनिज्म के बारे में डिटेलिंग बताई होगी, तो मैंने वहां पर बताया था कि वहां पर रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं। अब आइए कुछ और चीज़ें, और कुछ और चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ आज कठिन चीज़ें नहीं है पढ़ने वाली, बस ऐसे ही इजी इजी है सब कुछ। अब तुम्हें मैं कुछ कंडीशन देता हूँ, तुम्हें बताना रहेगा कि कंपाउंड का क्या है, सवाल कैसे, मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ डायरेक्ट, इससे तुमको पता चल जाएगा सब चीज़। देखो मेरे पास है ये कंपाउंड CH3, इधर लिख दिया H, इधर लिख दिया C2H5, और इधर लिख दिया Br, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक्वस KOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कंपाउंड हमने लिया है। सवाल सुनो क्या है, बहुत अच्छा सवाल है ये, मेन सवाल ही है। वो थ्योरी जो इससे पहले बताया वो कोई बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है नहीं, उसी का यूज़ करके सवाल नहीं लगा पाओगे तो सब बेकार है, और सवाल थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो ये कंपाउंड है हमारा, ये कंपाउंड है। जब कंपाउंड कहता हूं तो समझते हो ना, मतलब क्या है, कंपाउंड मॉलिक्यूल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मॉलिक्यूल मतलब हम उस सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हो कि केवल ऐसी एक चीज हो, लेकिन जब हम किसी चीज को कंपाउंड कहते हैं तो दैट मीन्स इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल है हमारे पास, बहुत सारा। ये एक छोटा सा बात ध्यान रखना। तो अब मेरी बात सुनना, ये जो कंपाउंड मेरे पास इस समय अवेलेबल है, हमें कहीं से पता चला, देखो ये ऑब्वियस सी बात है ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही, तुम चाहो तो देख लो, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इससे अभी जब OH लगेगा, KOH से क्या आ जाएगा, इस पे OH आ जाएगा, तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अब मेरा सवाल सुनना क्या है, अगर ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड था, अगर ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड था, तो जो यहाँ पर हमारा कंपाउंड बना है Z, लेट सपोज यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसका नाम ने दे दिया Z, Z का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, रोटेशन क्या होगा, क्या कैसा रोटेशन शो करेगा ये, बताओ। सवाल है ये जेड जो बना, ये कैसा ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, सोचो आराम से, तक हम बताते हैं आपको। क्या लगा, कोई आइडिया नहीं लग रहा है क्या, मैं बताता हूँ। देखो ये लीवो रहा हो चाहे डेक्स्ट्रो रहा हो, क्योंकि ये जो कंडीशन पूरी दे रखी है, ये 3 डिग्री कंपाउंड है, और ये देखो यहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है, ये कौन से मैकेनिज्म को शो, ये कौन से मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, ये शो कर रहा है SN1 मैकेनिज्म को। और SN1 मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। समझ रहे हो कैसे कैसे चीजें रिलेट होती हैं। SN1 मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, रेसमाइजेशन। तो रेसमाइजेशन जब होगा, तो जितना मतलब 50% लीवो बन गया होगा इसमें, 50% क्या बन गया होगा, लीवो, और 50% डेक्स्ट्रो बन गया होगा। तो ओवरऑल रोटेशन पता है क्या आएगा, जीरो रोटेशन, जीरो रोटेशन, 0 डिग्री रोटेशन, कोई रोटेशन ही नहीं होगा, क्योंकि 50% जो लीवो वाले हैं, 50% जो लीवो वाले हैं वो लेफ्ट रोटेट करना चाह रहे हैं, लाइट को लेफ्ट रोटेट करना चाह रहे हैं, और 50% डेक्स्ट्रो वाले जो हैं, डेक्स्ट्रो वाले वो क्या करना चाह रहे हैं, वो PPL को
राइट रोटेट करना चाह रहे हैं, राइट रोटेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में होता क्या है, रिजल्टेंट में क्या मिलता है हमें, रिजल्टेंट रिजल्टेंट हो जाता है जीरो रोटेशन। तुम टेंशन ना लेना किसी चीज़ की मेरे भाई, तुमको मोर देन इनफ हमने पढ़ा दिया इन सब के बारे में। बाकी इस सब के बारे में पढ़ने लगो तो पूरा मास्टर्स कर लो, मतलब करते रहोगे 5-6 साल तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, चलता रहेगा प्रोसेस, खत्म नहीं होगा। चलो ये सवाल आपको समझ में आ गया, चलिए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन ही पूछेंगे केवल अब, क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अभी तुम्हें। देखो ये क्वेश्चन देखो। एच, यहाँ डी लगा दिया, यहाँ लगा दिया बी आर। देखो ये दोनों हाइड्रोजन ही है, अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पर हमने रिएक्शन करा दिया KCN का इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये रहा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर ये कंपाउंड हमारा क्या रहा हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो बताओ रिजल्ट में अगर हमें एक कंपाउंड मिल रहा है F, तो इस F का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, बताओ भैया। चलिए मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे दे रखा है एक 1 डिग्री या 2 डिग्री, 2 डिग्री भी होता है तो 2 डिग्री में भी दोनों हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री भी SN2 को फॉलो करता है, और 2 डिग्री भी जो होता है वो SN2 को फॉलो करता है, 3 डिग्री नहीं करता है SN2, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा एसीटोन दे रखा है सॉल्वेंट, और यहाँ पर जो हमारा ये दे रखा है क्या नाम है, सबस्ट्रेट, इसमें तुम देखोगे तो एक कार्बन है, एल्किल ग्रुप से भी से एक लगा हुआ है एल्किल ग्रुप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 डिग्री है। देखो आज मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि कुछ समय बाद मेरा पेपर है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा कुछ समय बाद पेपर है, मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं ये चाहता, मैं मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ऐसे ही पेपर देने के लिए निकल गया यहाँ से बाहर, मुझे दूसरे शहर जाना है, अगर मैं ऐसे ही पेपर देने निकल गया तो मेरे दिमाग में वहाँ पर आएगा कि मैंने बच्चों का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, वो मुझे गिल्ट देता है फिर, मैं इसीलिए कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो थोड़ा अगर मेरा बबल करे मेरा, तो उसको माफ़ करना। चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हम देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट है, वो भी हटाओ। यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा है, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको इंडिकेट करता है, SN2 मैकेनिज्म को, SN2। और SN2 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है क्या, रेसमाइजेशन होता है क्या, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन, मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो इससे बनने वाला कंपाउंड कैसा बनेगा, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। अब कुछ और देखा जाए, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें और देते हैं, मेरे पास मान लिया एक कोई कंपाउंड है एक्स, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, सी की एग्जांपल सीधे पिक करके तुम्हें समझा दें। ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें अच्छे से, इन्वर्जन रिटेंशन से समझ में आ गया। अब तुम्हें एक केस लेके समझा दे रहा हूँ, देखो ये है कार्बन, मैं यहाँ NCERT का पिक्चर ही पिक कर ले रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो ढंग से, देखो मैं जैसे बताऊंगा वैसे देखने की कोशिश करना, बाकी चीज़ों पे नज़र मत मारना। अभी पहले इस कंपाउंड को देखो, इसमें ये सेंटर का कार्बन जो कि 4 डिफरेंट वैलेंसी से सेटिस्फाइड है, ठीक है, 4 डिफरेंट वैलेंसी से सेटिस्फाइड है ये। अब चारों वैलेंसीज की डिफरेंट है, एक तरफ मेथिल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ X है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ये कंपाउंड Y से रिएक्शन करता है, किससे, Y से, Y कुछ होगा, एक Y एक न्यूक्लियोफाइल है, Y इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमें पता चला कि जहां इसमें देखो X कहाँ लगा हुआ था, X लगा हुआ था लेफ्ट में, इसमें Y कहाँ आ गया, राइट में। और तुम देख सकते हो बाकी का भी जो कंपाउंड है वो छाते की तरह उस तरफ पलट गया। ये तो मैंने तुमको समझाया था, अलग से समझाया था कि जैसे ही इन्वर्जन होता है कहीं पे भी, तो ऐसा नहीं कि केवल न्यूक्लियोफाइल दाएं से बाएं चला जाता है बाकी सब कुछ सेम रहता है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा कंपाउंड थोड़ा सा पीछे की तरफ भागता है, मतलब जिस तरफ उसका पहले ओरिएंटेशन रहता है उससे हल्का सा पीछे भाग जाता है, छाते की तरफ। अम्ब्रेला याद रखना हमेशा, तो उससे पता रहेगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल इसमें इधर था, वही किधर चला आया, इधर चला आया। लेफ्ट साइड इसमें था न्यूक्लियोफाइल, उसमें किधर आ गया, राइट साइड आ गया।
तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हुआ है इन्वर्जन, यहाँ पर क्या हुआ है इन्वर्जन, मतलब यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा ये हुआ होगा SN2 से। सुनते जाओ खाली। अच्छा यहाँ पर फिर देखो वाई रिएक्ट किया, लेकिन जहां पे इस बार एक्स लगा हुआ था, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो जहां एक्स लगा हुआ था वाई एग्जैक्टली वहीं आ गया। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिटेंशन। क्या कहेंगे, रिटेंशन। तो मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछा तो मैकेनिज्म की बात ना करो। इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है। दोनों बातें समझ में आ गई। तो जो पहला जब इन्वर्जन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना हमारा उसका हमने नाम दिया बी। क्या नाम दिया, बी। और जब रिटेंशन हुआ, देखो यहाँ पर जहां पर लगा हुआ था न्यूक्लियोफाइल वहीं आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो इसको हम, इससे बना ए, इसको हम क्या कहें, रिटेन। ये हमारा रिटेंटेड कंपाउंड है, ये वाला हमारा इन्वर्जन है और ये हमारा रिटेंशन है। अब एक और कंडीशन लेते हैं जहां पर फिर हमने वाई से रिएक्ट कराया। हमने क्या किया, वाई से एक और बार रिएक्शन कराया, तो हमने ये पाया इस बार एक तो बना इन्वर्टेड वाला, बी हमारा इन्वर्टेड वाला है। बी कौन है, बी यही है, देखो ना। तो बी पूरा ये वाला हो गया, तो इसीलिए इसको भी कह रहे हैं। एक बना हमारा इन्वर्टेड और एक बना हमारा रिटेंशन वाला, मतलब जितना हमारा इन्वर्टेड बना है उतना ही हमारा रिटेंशन वाला बना है। तो ये जो फिनोमिना हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन। तो यहाँ से हम समझ गए कि इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है और रेसमाइजेशन क्या होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था हमको ये सिखाने के लिए, जिससे हम पूरा आइडिया इसका एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, ठीक है, वो लास्ट बात होगी मेरी। देखो एक क्वेश्चन और देखो, देखो कार्बन CH3 Br H CH3 Br H। चलो इस कार्बन को देखो, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये कायरल है या नहीं है, जल्दी बताओ। देखो इस कार्बन से एक तरफ जुड़ा है हाइड्रोजन, एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3, एक तरफ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे, और एक तरफ जुड़ा हुआ है ये वाला पूरा बड़ा सा पार्ट, तो हम सीधे सीधे देख के इतना जान पा रहे हैं कि हाँ ये जो कार्बन है ये हमारा कैसा है, कायरल है। सुनते जाना भी खाली। ऐसे ये वाला कार्बन भी क्या होगा, कायरल। अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, देख लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कायरल है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कायरल। ठीक है भैया। अब तुमसे मैं पूछता हूँ, बताओ ये पूरा का पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। याद रखना, वैसे तो ये कायरल है तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिलेगा। ये भी कायरल है, इसका भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगा। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ के बहुत बड़ी गलती कर गए। अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें तो इसके अबाउट हमारा जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे एक नया कॉन्सेप्ट पता चला। पहले तो लिख लो कि ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो दो कायरल कार्बन थे फिर भी नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस इस एग्जाम्पल से मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर किसी कंपाउंड में दो कायरल कार्बन हुए, दो कायरल कार्बन हुए और वो और वो सिमेट्रिकल हो गए, मतलब वैसे तो एक कायरल कार्बन कभी सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता उसकी, क्योंकि उसकी चारों वैलेंसी अलग ग्रुप से होती है। लेकिन वो कुछ इस तरीके से दोनों कार्बन आपस में अरेंज हो गए कि वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से उनका अरेंजमेंट हो गया कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया। तो क्या हुआ भैया, दो कायल कार्बन हुए और पूरा मॉलिक्यूल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा भाई, तब तब कंपाउंड तब कंपाउंड ऑप्टिकली, जो कंटेंट में कमी नहीं है बस केवल पढ़ाने में कमी है, तो तब कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। आया बात समझ में, ये वाला। चलो ये बात समझ में आ गया। चलो एक सवाल और पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। मेरे पास कोई एक कंपाउंड है उसका नाम है ए, और एक कंपाउंड है उसका नाम है बी। इन दोनों को पकड़ा मैंने, ये कौन है ए कौन है बी मुझे नहीं मालूम। 50% इसका लिया, 50% इसका लिया, दोनों को आपस में मिक्स करके बना दिया एक मिक्सचर। सवाल ये है कि क्या ये रेसमिक मिक्सचर होगा, क्या ये रेसमिक मिक्सचर होगा, सोच के बताओ।
ए और बी लिया 50-50%, उनको मिला के आपस में मिक्सचर बना दिया। रेस में मिक्सचर होगा या नहीं होगा, सोचो। जवाब है रेस में मिक्सचर। रेस में मिक्सचर हो भी सकता है, हो भी सकता है जिसके चांस बहुत कम है, और नहीं भी जिसके चांस ज़्यादा हैं, और नहीं भी। चलिए समझाते हैं ऐसा क्यों। अब यहाँ पर तुम्हें एक बहुत बड़ा डाउट आ गया होगा कि सर जब एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है तो तब तो इनको हो जाना चाहिए, दोनों 50-50% है भी, तो ये तो रेस में मिक्सचर हो जाना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है बेटा कि सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है, ये डेक्स्ट्रो ये लाइवो है। देखो जब भी कोई प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है ना तो उसका एक सर्टेन डिग्री होता है कि इतने एंगल पे वो रोटेट किया है। मान लिया ये 37 डिग्री पे किया है, तो ये वाला भी थीटा में 37 डिग्री ही करना चाहिए। अब यहाँ पर तुमने केवल इतना बोल दिया कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एक लीवो रोटेटरी है, क्या पता एक 37 कर रहा हो एक 25 कर रहा हो। जब एक 37 करेगा एक 25 करेगा तो 50-50% मिलाने के बाद ओवरऑल नेट रिजल्ट जीरो आएगा क्या। एक 37 डिग्री रोटेट करना चाह रहा है, केवल एक 37 डिग्री लेफ्ट करना चाह रहा है, एक 25 डिग्री राइट करना चाह रहा है, तो तुम बताओ क्या उनका नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा, वो रेसिंग मिक्सचर नहीं कहलाएंगे। यही सेम चीज इनएंशियोमर्स में के लिए भी एक सवाल बन सकता है, इनएंशियोमर्स के लिए भी नीट में ऐसा सवाल जरूर आ सकता है। बस जल्दी से मुझे पेपर बनाने का मौका। इनएंशियोमर्स में तुमको मैं बहुत बढ़िया सवाल बताता हूँ, जिस तरह से आजकल नीट में सवाल आ रहे हैं उसी पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनएंशियोमर्स में मैंने एक सवाल दिया, एक कंपाउंड है ए, ये है लाइवो रोटेटरी, और एक कंपाउंड है बी जो कि है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब सुनना, ठीक है, एक लाइवो एक और एक क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। पहला पहला ऑप्शन, ए एंड बी आर enantiomers of each other, enantiomers of each other. B, A and B are not enantiomers, enantiomers की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ, enantiomers, ठीक है, are not enantiomers। दूसरा ऑप्शन ये हो गया, ध्यान से सुनना। तीसरा, A and B may be enantiomers। C, कैन नॉट डिटरमाइन, कुछ नहीं बता सकते। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। मे बी इसमें थोड़ा और बढ़ा लेना, ए एंड बी मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इनएंशियोमर्स। तो मैं तुमको बता दूं, अगर केवल इतना बोला जाए कि एक लीवो है और एक डेक्स्ट्रो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मे एंड मे नॉट बी, क्योंकि लीवो और डेक्स्ट्रो हैं। अब मान लिया ये लीवो में घुमा रहा है 20 डिग्री और ये डेक्स्ट्रो में घुमा रहा है 30 डिग्री, तो ये घंटा एक दूसरे के इनएंशियोमर्स होंगे, ये बताओ मुझे। अच्छा, इसमें एक सवाल में पहले ही बोल दिया जाएगा कि इनएंशियोमर्स हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तभी तभी आगे सवाल बनेगा कुछ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा, खाली ज्योमेट्री अलग रहेगी, स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर बेटा इस तरह का सवाल आएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं ए एंड बी आर इन एंशियोमर्स सिर्फ इस बेसिस पे कि एक लीवो है एक डेक्स्ट्रो है, तो ये बहुत गलत बात होगी। दूसरी चीज़, अगर हम ये कहते हैं कि ये नहीं है तो भी गलत बात होगी। क्या पता है लीवो और डेक्स्ट्रो होने के साथ साथ इनका रोटेशन एंगल सेम हो, है कि नहीं भाई। खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। एक जब 6 बजे, मतलब खराब घड़ी जो जब भी खराब हुई, अगर 3 बजे खराब हुई है तो एक दोपहर के 3 बजे वो सही बता गई, और एक बार रात के 3 बजे वो सही समय बता गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि क्या पता दोनों के थीटा सेम बैठ जाए, लीवो डेक्स्ट्रो के, तो इसलिए हम वो कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ए एंड बी मे और मे नॉट बी इन, ठीक है। तो बस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और इस गंदी सी वीडियो को झेल लेना किसी तरीके से। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।